अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम नेशनैलिटी के चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी। हम डबल नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डबल नेशनैलिटी की प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनली क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं डबल नेशनैलिटी से अराइज होने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम करने वाले हैं वो है नेशनैलिटी ऑफ अ मैरिड वुमेन। अब मैरिड वुमेन की नेशनैलिटी क्या है, इससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम उन्हें देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, हम उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वो है स्टेटलेसनेस। अभी प्रॉब्लम स्टेटलेसनेस क्या है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं, इससे इंटरनेशनली हार्मनी कैसे डिस्टर्ब होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे दैट व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टेप्स और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेसनेस। क्योंकि इंटरनेशनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त बताया था कि क्या बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेट का बर्डन दूसरे स्टेट के ऊपर ट्रांसफर ना होने पाए, और यही पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है नेशनैलिटी के अराउंड। तो इसीलिए स्टेटलेसनेस को डिस्कस करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी की। डबल नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट, इसका जो नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इससे पता चलता है कि हम ऐसे किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर एक पर्सन एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा कंट्रीज की या नेशन स्टेट्स की नेशनैलिटी अक्वायर करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एज ऑफ सपोज देर आर टू पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको एक बच्चा होता है। हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट। लेट्स नेम दैट स्टेट एक्स। हस्बैंड वाइफ एक्स के हैं और वहाँ की नेशनैलिटी उनके पास है, पर वो कहीं ट्रैवल करके जाते हैं वाई की तरफ। वाई इज अनदर नेशन स्टेट। अब वाई में पहुँचते ही कुछ टाइम के बाद वो जो हस्बैंड एंड वाइफ का कपल है उसमें से वाइफ गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। तो अभी जो चाइल्ड है उसकी जो नेशनैलिटी है, ही हैज डबल नेशनैलिटी एट दैट मोमेंट। कैसे? पहली नेशनैलिटी उसे दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोलाई। अब जस्ट सोलाई का प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने कल आपको बताया कि एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी बाय वे ऑफ बर्थ, यानी आप जिस नेशन की टेरिटरी में पैदा हो रहे हैं आपको वहाँ की नेशनैलिटी ग्रांट कर जाती है ऑटोमेटिकली। एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस एल्स इज कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं, एक्स को, तो उनके पास जो बच्चा है, जो बच्चा वाई में पैदा हुआ है, उस बच्चे के ऊपर एक और नेशनैलिटी एक्वायर हो जाती है बाय वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सैंग्विनिस, यानी कि उसके पेरेंट्स जिस नेशन को बिलोंग करते हैं वहां की भी नेशनैलिटी उसको एक्वायर हो जाती है बाय वे ऑफ what decent, that is just sanguineous. So always remember this कि डबल नेशनैलिटी की प्रॉब्लम कोई जानबूझकर अराइज नहीं करता। कोई भी आदमी नोइंगली, अननोइंगली, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ हैविंग डबल नेशनैलिटी, दे कैन अक्वायर द नेशनैलिटी ऑफ टू नेशन स्टेट। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि लोग इंटेंशनली डबल नेशनैलिटी को अक्वायर करें, ये अनइंटेंशनली भी हो सकती है। और अनइंटेंशनली जहाँ पर होगी प्रॉब्लम वहाँ ही अराइज होती है, बिकॉज उसके बाद इस पर्टिकुलर चैलेंज को डिस्कस करने के लिए सपोज जो बच्चा वाई में पैदा हुआ, वाई नेशन स्टेट में, नाउ ही इज हैविंग टू नेशनैलिटीज, लाइक ही इज हैविंग डबल नेशनैलिटी। अब उसके पास डबल नेशनैलिटी अगर है और उसके ऊपर कल को कहीं और केस होता है किसी थर्ड नेशन में, लेट्स नेम दैट नेशन जेड। अब जेड कंट्री में उसके ऊपर कोई केस है। अब उस केस के अंदर सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि उस पर्सन की नेशनैलिटी आखिर क्या है। तो हम उसकी नेशनैलिटी को डिसाइड करने के लिए there is a very prominent solution which has been taken up by the League of Nations. League of Nations ने
एक कोडिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया उसका आर्टिकल 5 स्टेट्स कि अगर किसी थर्ड स्टेट में क्वेश्चन अराइज होता है ऐसे किसी पर्सन से रिलेटेड जिसके पास डबल नेशनैलिटी है, तो हमेशा ये अज्यूम किया जाएगा एज इफ ही हैज़ ओनली वन नेशनैलिटी। अब ये जो वन नेशनैलिटी है वो हम डिसाइड किस बेसिस पे करेंगे, उसके भी दो बेसिस है। पहला कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उसका हैबिचुअल या फिर परमानेंट रेसिडेंस कहाँ पर है, वो यूजुअली कहाँ रिसाइड करता है, किस नेशन में रिसाइड करता है। और दूसरी जो सिचुएशन है हम ये देखेंगे कि वो इन दोनों कंट्रीज में से जिन दो नेशंस की उनके उसके पास नेशनैलिटी है, उन दोनों कंट्रीज में से किससे ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे हैबिचुअल रेसिडेंस और दूसरा देखेंगे मोस्ट क्लोज कनेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि जिस भी जगह पे वो यूजुअली रिसाइड कर रहा होगा, हैबिचुअली रिसाइड कर रहे होंगे, या जहाँ पर भी जिस भी कंट्री से उनका ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होगा इन एनी अदर सेंस, जिस भी रिगार्ड में केस होगा, उस केस के रिगार्ड में जहाँ से भी ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होगा, इन दोनों बेसिस पे आप उसी नेशन स्टेट को उनकी नेशनैलिटी मानेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी एंड दिस इज ऑल अबाउट द steps taken by the international organization to resolve this particular issue to some extent. अब हम बात करेंगे concept of nationality of married women की। Now we will talk about the nationality of married women. हमें इसे डबल नेशनैलिटी टॉपिक के अंदर पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक मैरिड वुमेन आफ्टर शी गेट्स मैरिड, वो अपने हस्बैंड की नेशनैलिटी एक्वायर करते ही उसके पास भी डबल नेशनैलिटी हो जाती है। और जब उसके पास ये डबल नेशनैलिटी हो जाती है तो कुछ इश्यूज अराइज होते हैं, कुछ चैलेंजेस अराइज होते हैं। और वो क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके रिगार्ड में यूएन जनरल असेंबली ने 1957 में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया एंड द कन्वेंशन इज नेम्ड एज कन्वेंशन ऑन द नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। इस कन्वेंशन के अंदर जो बेसिकली अब फोर्स में है, एग्जिस्टेंस में है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अब ये तीनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप इन तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, आप एनालाइज करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आर्टिकल्स को ये ध्यान में रखकर बनाया गया है कि किसी भी सिचुएशन में वुमेन शुड नॉट बी डेस्टिट्यूटेड और वुमेन शुड नॉट अक्वायर द स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस। यानी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जो मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड की चेंज ऑफ नेशनैलिटी या किसी और रीज़न की वजह से उनको किसी भी तरह के डेस्टिट्यूशन का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरीके का स्टेटलेसनेस अक्वायर ना कर पाए वो, इसलिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज आर्टिकल्स इन डिटेल। पहला आर्टिकल ये कहता है कि वाइफ की नेशनैलिटी पे 3 चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि शादी किस जगह पे हुई है, दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। दूसरी चीज़ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि वो मैरिज डिसॉल्व कहाँ हुई है। और तीसरी चीज़ है कि अगर हस्बैंड ड्यूरिंग मैरिज अपनी नेशनैलिटी में किसी भी तरह का चेंज करता है तो इन तीनों चीज़ों से विमेन की जो ओरिजिनल नेशनैलिटी है उस पर कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत में जो मैरिड वुमेन है वो उसके पास सारे राइट्स हैं अपनी नेशनैलिटी को रिटेन रखने का। कौन सी नेशनैलिटी? जो उसने वॉलंटरी एक्वायर की हो या फिर उसने कहीं की नेशनैलिटी रिनंसिएट करके दूसरी जगह की नेशनैलिटी एक्वायर की हो। तो ये है दूसरा आर्टिकल। अब हम बात करेंगे थर्ड आर्टिकल की। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है कि अगर एक किसी भी स्टेट के हस्बैंड की, सपोज देयर इज अ स्टेट नेम्ड एक्स, वहां पर एक हस्बैंड है बी, उसकी वाइफ है ए जो बिलोंग करती है वाई को। अब ये हस्बैंड वाइफ का जब कपल बना, दे गॉट मैरिड, और तो ये जो वुमेन है, ये वाइफ रिक्वेस्ट कर सकती है उस स्टेट से जहाँ को उसका हस्बैंड बिलोंग करता है
कि आपके यहाँ आपके म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, आप उनको फॉलो करते हुए काइंडली ग्रांट मी द नेशनैलिटी ऑफ योर स्टेट, और बाय दैट वे शी कैन अक्वायर द नेशनैलिटी ऑफ दैट स्टेट। पर ये कुछ लिमिटेशन को सब्जेक्ट करता है, यानी कि इसका ये राइट टू आस्क फॉर द नेशनैलिटी ऑफ वंस हस्बैंड इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? हस्बैंड के स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी, या फिर उनके यहाँ एग्जिस्टेंस में कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो इसके अगेंस्ट में हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें रास्ते पे आती हैं, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, देन उस सिचुएशन में वाइफ को हस्बैंड के स्टेट की नेशनैलिटी नहीं ग्रांट की जाएगी, बट अदरवाइज शी हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क फॉर द ग्रांट ऑफ नेशनैलिटी ऑफ वंस और हस्बैंड, पर वो नेचुरलाइजेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए ही होना चाहिए। इसके बाद इन द ईयर 1979 अ वेरी मेजर स्टेप वॉज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो स्टेप क्या था? एक कन्वेंशन आया, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। I might repeat, convention on the elimination of all forms of discriminations against women, यानी कि women के against एग्जिस्टेंस में हर तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को एलिमिनेट करने के लिए ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया इन द ईयर 1979। अब ये कन्वेंशन क्या कहता है? इस कन्वेंशन के अंदर देयर इज अ वेरी क्रूशियल आर्टिकल, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि स्टेट्स को वुमेन को इक्वल राइट्स देने चाहिए एट पार विथ मेन एज फार एज द एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी इज कंसर्न्ड। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई उन्होंने कि रिगार्डिंग द acquirement, regarding the change and regarding the retaining of the nationality, women को at par रखना है men को in every possible situation। इसके अलावा उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि विमेन के ऊपर किसी भी तरीके से हस्बैंड की नेशनैलिटी को ज़बरदस्ती इम्पोज ना किया जाए। अगर वो किसी एलियन स्टेट के हस्बैंड से मैरी कर दिया है, लाइक अ गर्ल बिलोंगिंग टू स्टेट एक्स मैरीज टू अ बॉय बिलोंगिंग टू स्टेट वाई, तो उस सिचुएशन में बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज ओनली उसके ऊपर हस्बैंड की नेशनैलिटी को इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। एंड दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो काइंडली रिमेंबर दीज आर्टिकल्स अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सिचुएशन रिगार्डिंग द नेशनैलिटी ऑफ अ मैरिड वुमेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेसनेस। अब ये स्टेटलेसनेस क्या है? ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके टर्म को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि किसी भी तरीके से देशविहीन, राजविहीन टर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि उस पर्सन के पास किसी भी स्टेट की नेशनैलिटी नहीं है, एंड इन दैट सिचुएशन ही इज़ और शी इज़ स्टेटलेस पर्सन। अब यहाँ पर जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि हर वो पर्सन जो अपनी ओरिजिनल नेशनैलिटी को छोड़ देता है और जब तक वो नई नेशनैलिटी एक्वायर नहीं कर लेता है उस टाइम फेज, उस इन बिटवीन टाइम फेज को ही उसका स्टेटलेसनेस का फेज कहा जा सकता है। यानी कि हर वो पर्सन जिसने अपनी ओरिजिनल नेशनैलिटी को छोड़ दिया है पर नई नेशनैलिटी उसने एक्वायर अभी तक नहीं करी है, वो पर्सन स्टेटलेस कहलाएगा। अब ये स्टेटलेसनेस की जो स्टेट है वो बेसिकली आपके विल से नहीं होती, वॉलंटरली नहीं होती है। कभी कभी आपको डिप्राइव कर दिया जाता है, जो मैंने आपको मोड्स बताए थे लॉस ऑफ नेशनैलिटी के, तो उसमें डेप्रिवेशन था और एक्सपायरेशन था। तो अगर इन सब रीजंस की वजह से आपकी ओरिजिनल नेशनैलिटी लूज हुई है तो और आपने अभी तक नई नेशनैलिटी एक्वायर नहीं की है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटलेस पर्सन। अब स्टेटलेस पर्सन कहीं और जाकर कहीं और की नेशनैलिटी एक्वायर करेगा तो ऑब्वियसली उस नए स्टेट पे एक नया बर्डन क्रिएट होगा और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगेन कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि एक कन्वेंशन आया, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ द स्टेटलेस पर्सन। इन्होंने अपने आर्टिकल 1 में स्टेटलेस पर्सन को डिफाइन किया है कि स्टेटलेस पर्सन आखिर होते क्या हैं। तो स्टेटलेस पर्सन इस आर्टिकल के हिसाब से हर वो पर्सन जो किसी भी स्टेट के द्वारा नेशनल नहीं कंसिडर किया जाता है
उसे स्टेटलेस पर्सन कहते हैं। यानी कि बेसिकली वो किसी भी स्टेट की जो एक जनरल लीगल रिजीम होती है उससे आउट, उसके एम्बिट से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारे लोगों को आप स्टेटलेस पर्सन कहोगे। और ये जो जनरल लीगल रेजिम के एम्बिट से बाहर रहने की बात है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वो किसी भी तरह के म्यूनिसिपल लॉज का फायदा नहीं उठा सकते, उनके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, या उनके पास कोई एक प्लेस नहीं है, सेंस ऑफ प्लेस नहीं है कि वो इस प्लेस को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा व्हाट एल्स, वो बेसिकली किसी भी तरह का फॉर्मल काम नहीं कर सकते, जैसे कि उनके पास कोई राइट नहीं है टू एक्सेस टू एजुकेशन या टू एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, या उसके अलावा वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ओन करने के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, वो किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा जो एक आखिरी चीज़ है कि वो किसी भी तरह की नेशनल प्रोटेक्शन सीक नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर दी कहीं ना कहीं ये जो जितने भी हैं ये ड्रॉबैक्स हैं ऑफ हैविंग अ स्टेटलेस पर्सन। ये अगर आप स्टेटलेस पर्सन होते हैं तो आपको इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेटलेस पर्सन को एक तरह की एनॉमली कहा गया है जो किसी भी तरह के लीगल और सोशल कंस्ट्रक्ट के बाहर लाई करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फ्रेज दैट स्टेटलेस पर्सन इज एन एनॉमली existing outside the legal and social constructs। अगर आप ये एक फ्रेज याद रख लेंगे तो आप स्टेटलेसनेस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इन द ईयर 1961 एक और कन्वेंशन आया इस स्टेटलेसनेस को कम करने के लिए, और वो क्या था? कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। 1961 में ये एग्जिस्टेंस में आया और इसे अडॉप्ट किया गया, और ये इफेक्ट में कब आया? इन द ईयर 1975। और इसका जो एक सोल पर्पस था वो सिर्फ इतना था कि अब जो फ्यूचर केसेस होंगे स्टेटलेसनेस के वो अराइज ना हो, किसी भी तरीके से बढ़ ना पाए, उनको कर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे स्टैंडर्ड या सारे प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस के रिगार्ड में मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्टेटलेसनेस तब तक कम नहीं होगी जब तक स्टेट्स खुद इंडिविजुअल पार्ट पे स्टैंड नहीं लेंगे और उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं डाला जाएगा कि आपके यहाँ जो भी इंडिविजुअल जन्म ले रहा है, बर्थ ले रहा है, आप उसे बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोलाई नेशनैलिटी ग्रांट करिए। अगर जब तक ये ऑब्लिगेशन नहीं डाला जाएगा, जब तक स्टेट्स इंडिविजुअली इसके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे या इसको रिड्यूस करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक स्टेटलेसनेस की पोजीशन मेंटेन रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।